डायरेक्ट एक्सपेंशन विदाउट एनी प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं करना है, डायरेक्ट एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करके बताना है कि कितनी वैल्यू है। याद है? ठीक है, नहीं याद है मैं बताऊंगा क्योंकि इसकी जरूरत है, इसलिए मुझे पूछना पड़ा। और नहीं याद है तो भी ऐसा कुछ नहीं है होने वाला, मतलब सर मॉड ऑफ AE माइनस BD प्लस DH माइनस मॉड नहीं है। हाँ, यहाँ बोलो तो मॉड नहीं होता है, डिटर्मिनेंट की है, मॉड नहीं। मॉड होता है मॉडुलस के अंदर एक ही कोई नंबर होता है, जैसे 2 लिख दिया या -2 लिख दिया हुआ या +2 हो गया, ठीक है। यहाँ डिटर्मिनेंट है, ये सिंबल जो ऐसा है इसके अंदर अगर मोर देन 1 एलिमेंट है और वो स्क्वायर ऑर्डर में, मतलब देखो 3 रोज है, 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस है, 3 वर्टिकल लाइंस है, तो स्क्वायर ऑर्डर मतलब ये 9 एलिमेंट्स हो गए, यानी 3 का स्क्वायर। 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस 2 वर्टिकल लाइंस होते हैं तो 4 एलिमेंट्स, 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस 4 वर्टिकल लाइंस होते हैं तो 16 एलिमेंट्स ऐसे, तो स्क्वायर ऑर्डर में ही रहेगा। और हम लोग को डिटर्मिनेंट जब 12 में पढ़ेंगे तो इसमें 3x3 ऑर्डर तक ही चाहिए मुझे, मतलब 3 रोज 3 कॉलम्स वाला जो अभी हम लोगों ने लिखा है यहीं तक मैक्सिमम पढ़ना है हम लोग। एक ऑर्डर और एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे लेकिन पढ़ना इतना ही था। तो अभी डिटर्मिनेंट का पहला जो रूल होता है कि बस डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन आगे चल के क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो आसानी हो जाती है, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है, लंबा लंबा क्वेश्चन को छोटे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे बातें होती हैं। अभी फिलहाल डायरेक्ट एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड करने के लिए डिटर्मिनेंट का एक गुण है, प्रॉपर्टी है कि किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करे, जैसे आइदर अलोंग फर्स्ट रो और सेकेंड और थर्ड, और अलोंग फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आएगी। इसलिए अपनी मर्जी होती है, जिस रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करे कर दीजिए। लेकिन हम लोग मर्जी में क्या करते हैं कि जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो, जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो, उसके अलोंग हम लोग एक्सपेंड करेंगे आगे चल के। यहाँ तो सारा नन 0 है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो वैसे 0 जिसमें होता है उससे क्या फायदा होता है वो बेनिफिट यहाँ पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1, कोई जरूरी नहीं है, R2 के अलोंग भी कर सकते हैं। अगर सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता है, पहले यहाँ देख लो ABCD होता है, यही पहला एग्जांपल सेकंड ऑर्डर में होता है, तो इसमें क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब AD माइनस BC हो गया, ठीक है। लेकिन थर्ड ऑर्डर में ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं कर सकते कि AEI माइनस GEC ऐसा करते, वो गलत हो जाएगा। इसके लिए क्या रूल होता है, तो फर्स्ट रो के अलोंग किसी एक रो या एक कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, जो उसका एलिमेंट है वो बाहर लिखेंगे, तो उसको हाइड करके जो रो कॉलम बचेगा फिर डिटर्मिनेंट में ऐसे छोटा में लिखेंगे। तो अगर फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करें तो फर्स्ट एलिमेंट इज ए मैंने लिख दिया। रूल है कि -1 टू द पावर ए के रो प्लस कॉलम होगा, ये किस रो में, फर्स्ट रो, और किस कॉलम, फर्स्ट कॉलम। ए अकर्स सर इन ये फर्स्ट वाला रो नहीं एंड समझ में फर्स्ट आया कॉलम। सर, प्लीज तो एक बार फर्स्ट फिर रो बताइए। फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करने पर ऐसे क्या बचेगा, EFHI। सामने कॉपी पर उंगली से हाइड या पेन से हाइड कर सकते हो, यहाँ पर ऐसे ही समझना है कि EFHI। ए वाले रो कॉलम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को ढक देना या डिलीट कर देना। अब प्लस बी, फिर -1 टू द पावर बी कहाँ है, तो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन सेकंड वर्टिकल लाइन, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है बी, तो बी वाले रो कॉलम को हाइड कर देना है। फिर बचेगा क्या, आर्या बताएगी। बी वाले रो कॉलम को हाइड किया तो क्या बचा, सर DFGI। EFGI, गुड। अब प्लस सी, अब दिव्यांश बताएगा आगे क्या करें दिव्यांश। सर DEGH। नहीं पहले -1 के पावर भी कुछ बोल दो। सर 1+3। 1+3 की 1+2, सर ये तो थर्ड कॉलम में है तो अच्छा ये 1+3 लिखे, चलो कंफ्यूज हो बोलते हो तो लिख देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ 1+3 ही होगा, बोलो अब आगे बोलो। सर DE और GH DE और GH अच्छा मैं इधर थोड़ा सा लिख लूं, कवर DEGH, करें। हाँ ठीक है, DEGH छोटा डिटर्मिनेंट हो गया, ज्यादा कंप्रेस्ड हो गया। अब चलिए -1 का स्क्वायर +1 दिया,
Yes, sir. -1 टू द पावर 3, -1 देखा ऑड पावर होता है, माइनस का तो नेगेटिव देता है, या किसी का भी नेगेटिव नंबर का ऑड पावर हो तो नेगेटिव देता है। Yes, यहाँ sir. पर इवन पावर हो तो पॉजिटिव देता है, तो यहाँ पर क्या है 4 है पावर तो पॉजिटिव देगा। Yes, तो sir. अगर ये -1 के पावर नहीं लिखते और थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आपको होता, ये फिर आगे कैसे, यहाँ पर मैंने तो हटा दिया था। सर एक डाउट था सर, पावर कैसे लिखते हैं वो मेरे को डाउट है। अच्छा बताते हो, भी डाउट क्लियर करते, जो भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मुझे मैं क्या बोल रहा था, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हो तो उसको मुझे -1 के पावर नहीं लिखना है, तो क्या करेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यह रूल को देखेंगे। प्लस माइनस अल्टरनेट चल रहा है, अगर फर्स्ट रो के लॉन्ग चलेंगे तो पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग चलेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ भी वही आने वाला है ना। तो -1 के पावर को हटा देंगे तो ऐसे डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। अब दिव्यांश का कहना है कि -1 के पावर ही आप कैसे लिखें, तो यह होता है कि जिस एलिमेंट को बाहर लिखोगे मल्टीप्लाइड बाय -1 टू द पावर इसके रो प्लस कॉलम, यह एलिमेंट किस रो और किस कॉलम में है उसको यहाँ ऐड करके लिखना है। पहले रो को लिखते हैं फिर कॉलम को, 1 + 2 लिखे या 2 + 1, बात तो एक ही होना है, 3 ही होगा। लेकिन नहीं, रूल है कि पहले रो दिखाई, मैंने अगर कोई दूसरा भी देखेगा तो पहले वाले को रो बोलेगा दूसरे वाले को कॉलम बोलेगा, इसीलिए रो कॉलम ऐसे हम लोग समझते हैं। तो अब देखो ए किस रो में है, तो ए फर्स्ट रो में है। फर्स्ट रो मतलब फर्स्ट रो मींस हॉरिजॉन्टल लाइन और कॉलम मींस वर्टिकल लाइन, और किस कॉलम में है तो फर्स्ट कॉलम में है, तो इसलिए -1 टू द पावर 1 + 1। ए जिस रो और जिस कॉलम में है उसको ढक दिया, तो बचा क्या ई एफ एच आई, वो मैंने लिख दिया। ओके सर। फिर प्लस बी, अब ए के आगे बी है, जैसे डर के आगे जीत है ना। यस सर। डर के आगे जीत ऋतिक रोशन कहता है, और कौन कौन कहता है नहीं, यस सर। किसका ड्यू का प्रचार देता है ना। जी सर। हाँ, तो वैसे ही ए के आगे बी, तो जब बी यहाँ लिखोगे तो -1 के पावर फिर क्या आएगा 1 + 2 आ गया। अब -3 क्या बोल, नो सर 1 + 2 3। अच्छा ठीक है। अब फिर बी वाले रो कॉलम को ढक देना है, जैसे बी फर्स्ट रो में है सेकंड कॉलम में है तो ढक दिया, तो डी एफ जी आई, क्लियर है। यस लिख दिया। फिर प्लस सी, अब सी के रो कॉलम को ढक दो। यस सर। अच्छा क्यों ढकोगे, पहले तो -1 के पावर ले लो, ओके सर। है ना। तो सी कहाँ पर है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, अभी बोला था तो मैं बोल रहा था फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, तो यहाँ 1 + 3 मैंने लिख दिया। अब सी वाले रो कॉलम को ढक दीजिए, तो डी ई जी एच ऐसा आ जाएगा, देखिए डी ई जी एच मैंने लिखा, है ना। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका क्या है, तिरछा ऐसे गुना करो और माइनस ऐसे गुना कर दो, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, बस वही। तो अब यहाँ पर देखिए a × -1 का होल स्क्वायर +1 हो गया, छोड़ो उसको। अब यहाँ ई आई माइनस एफ एच, फिर -b × डी आई 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 थोड़ा बड़ा हो गया, हटाओ ज्यादा बड़ा ही होगा, डी आई। हाँ चलो, अब एक और बात सुन लो, डी आई आ गया तो इसके पीछे कहानी बता देते, या आगे चल के एक डी आई मेथड बताएंगे कैलकुलस में, इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो डी से डिफरेंशिएशन, ई आई से इंटीग्रेशन, डी आई मेथड। लोग ऐसे बेवकूफ बनाते हैं, डी आई मेथड बोलते हैं, तो वो मेथड है। कोई कहेगा डी आई मेथड पढ़े हो, जानते हो, जैसे लगेगा कि बहुत बड़ी चीज है, कुछ है ही नहीं, बाय पार्ट। चलो इसका ट्रिक बताएं, चलो यह बात होगी। अब फिर यहाँ c -1 के पावर 4 है तो यह प्लस दे देगा, तो इसलिए प्लस सी लिख लो। अब प्लस सी लिखने के बाद क्या होगा, डी एच माइनस ई जी, जी क्यों ई जी, कितना ई जी है सो देखो, है ना। ई जी का स्पेलिंग भी दिव्यांश भुला गया होगा कि अब ई जी यही लिखेंगे, ई जी आएगा। अच्छा इस ई जी का फुल फॉर्म क्या, अच्छा चलो ई जी है तो उसको भी बाहर डिस्कस करते हैं। E.G. रहता है, इसका मतलब क्या है बताओ। लगता है कि इंग्लिश हम लोग पढ़ रहे हैं, बोलो। हाँ सर एग्जांपल ग्रेशिया, एक मैं भी तुम्हारे चक्कर में मैं भी कंफ्यूज, एग्जाम्पली ग्रेशिया होता है, एग्जाम्पल। हाँ यस सर, इंग्लिश में इसको फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं, लेकिन ऐसे ये फ्रेंच लगता है, फ्रेंच एब्रिविएटेड फॉर्म है एग्जाम्पली ग्रेशिया।
होता है ना फॉर एग्जांपल, जो हम लोग उतना लंबा लिखते हैं इजी, तब एक होता है दैट इज, नहीं होता आई डॉट IT, ई डॉट yes कर sir. दिया है ना, और एक होता है या उल्टा ई, ये क्या होता है? कौन सा सर? या नीचे वाला, ये क्या दिख रहा है, कैसे दिख रहा है? सर ये और मैंने ई वाला चाइनीज कैसे दिख प्रोडक्ट रहा में है? देखा। कहाँ, कौन प्रोडक्ट में? सर चाइनीज प्रोडक्ट के पीछे उल्टा ही बना अच्छा, देते चाइनीज प्रोडक्ट, मैं बोला कि इधर कौन सा प्रोडक्ट में आ गया। हैं। No, sir. या इसे बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, मैथमेटिकल टर्म है, इसका मीनिंग होता है देयर एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या होता है? उल्टा ए लिख दिए और भी थोड़ा ज्यादा काट दिए। यह होता है फॉर एवरी और फॉर ऑल, ये सब लिख लो, काम देगा, ये डायरेक्ट सिंबल आएगा मैथमेटिक्स में। यह है देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब हो गया देयर, THERE एग्जिस्ट। इतना नहीं लिख करके इस सिंबल से काम चलाता है। इसका मतलब है फॉर एवरी या फॉर ऑल, फॉर एवरी, एवरी या ऑल ऐसे बोलते हैं। बाकी तो इधर है ना। ये तो दैट इज हम लोग जानते हैं, इंग्लिश वाली बात है, इजी है, तो फॉर एग्जांपल है, ये मैथमेटिक्स में यूज होगा सिंबल। Okay, sir. चलिए, अभी हम लोग यहाँ पे डिटर्मिनेंट डिस्कस कर रहे हैं, वो करना कुछ और है, डिटर्मिनेंट डिस्कस कर रहे हैं, या डिटर्मिनेंट सब जगह काम देता है। तो ऐसे समझ में आ गया डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपेंड करते हैं? सो Yes Yes, sir. sir. चलो, तो एक एग्जांपल लेते हैं। ये तो जस्ट ऐसे ही मतलब था, ये भी एग्जांपल ही था, लेकिन नंबर सिस्टम वाला एग्जांपल लेते हैं। जैसे डेल्टा इज इक्वल टू मेरे पास है, नंबर बोले तो नंबर ही लिख देते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हियर इज 5 5 5 6 8, ये डिटर्मिनेंट है। इसको जरा से एक्सपेंड करके बताओ जल्दी से फटाफट। बीच वाला जो ओवरराइटिंग है 5, Sir, 0. 0, एकदम सही, वेरी गुड। ऐसे भी देखो, एक ट्रिक याद कर लो, जब काउंटिंग काउंटिंग नंबर से, या एपी तो समझ ही रही हो, एपी तो पढ़ी हो, Yes, sir. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर ऐसे लिखा रहे या ऐसे लिखा रहे, मतलब जैसे देखो 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8 9, ये एपी में है ना, Yes, sir. उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑलवेज 0 होगी बिना सॉल्व किए। तो ऐसे भी हम लोग आगे काम करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल एक्सपेंड करने के लिए मैं पूछा था, तो ये बात होगी। क्या दिव्यांश आया? सर बस थोड़ा सा बचा है, बस ठीक है, जल्दी कीजिए। थोड़ा लेट हो गया सर। -9 ये से 0 होगा। 0 हो गया। फाइंड Yes, के sir. इफ, चलो इसके बारे में बताओ तो। फाइंड के इफ वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0। तो जैसे सॉल्व किए थे पहले वैसे ही करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं के में इक्वेशन आ जाएगा, के की वैल्यू निकाल लेंगे। इक्वेशन का लीनियर वैल्यू रहेगा, मतलब के। सर 2 के नीचे क्या है? 2 के नीचे 1 है, सर 1 है? 1 1 1 के नीचे के है। नो सर 2, 8 2 और वो सर क्या है? 2 और क्या? सर थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम 8 है, 2 है, 7 है। अच्छा, 7 ओके है। मैं फर्स्ट वाला 2 देख रहा हूँ। फर्स्ट रो में 2 5 8 है, सेकेंड रो में 1 3 2 है, थर्ड रो में के 6 7 है। ऊपर वाला 8 कहीं कुछ और ना दिख जाए, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, 8 है, 2 5 8। Sir, के फ्रैक्शन में आ रहा है. कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है? Okay. Sir, -65/14. नो प्रॉब्लम। दिव्यांश का कितना आया? हेलो दिव्यांश, सर निकाल रहा हूँ सर अभी। फास्ट, क्योंकि ये ऐसे बेसिक कंसेप्ट के लिए मुझे पढ़ाना था, हमें कुछ और पढ़ाना है। सर सॉरी बट नो। चलिए कोई बात नहीं, चलो ठीक है। सर के की वैल्यू 31/14 आ रही है। तुम्हारा कितना था आर्यन, आर्या? Sir, -65/14. क्या बात है, दोनों का आंसर है 2, तो या तो दोनों में से कोई एक सही, या इनमें से कोई नहीं। चलिए हम भी देख लेते हैं। क्या किए थे, कैसे, किसके अलोंग एक्सपेंड किए थे? मैं उसी के अलोंग एक्सपेंड कर देता हूँ, बोलो। सर फर्स्ट के 258। 258, तुम क्या की थी आर्या? Sir, 258. ओके ठीक है, तो लिखो क्या एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, या समझ में तो आ ही रहा है। यस Yes. सर। अब प्लस माइनस भी -1 टू द पावर लिखना है, या प्लस माइनस से कम चलाना है? चलो -1 टू द पावर लिख लेते हैं, -1 to the power। कोई दिक्कत नहीं। -1 टू द पावर 1 + 1,
1 + 1 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ढक देना। बचेगा क्या? 3 2 6 7 ऐसा लिखा हुआ था, +5 यस सर, -1 टू द पावर 1 + 2, क्योंकि 5 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, फर्स्ट Yes, रो sir. सेकंड कॉलम को ढक, माने जिसका यहाँ लिखेंगे वो जिस रो कॉलम में उसको ढक के बस यहाँ डिटर्मिनेंट लिखना है। तो 5 वाले रो और कॉलम को ढका, तो बचा क्या? 1 2 k 7, 1 2 k 7, sir. Yes, 7 आ जा भाई, +8 -1 टू द पावर 1 + 3। yes sir. 1 + 3 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को ढको, क्या 1 बचेगा? 3 1 K 3 6. K 1 6. 3 k 6 = Yes, 0, है ना? yes, अब चलिए, या तो प्लस ही देगा, yes sir. -1 का स्क्वायर। अब तिरछा गुना कर लो ना, 21 -12 ऐसा कर सकते हैं ना? Yes Yes, sir. sir. चलो, -5 हो जाएगा क्योंकि -1 के पावर 3 बनने Yes वाला sir. है। यहाँ पर हो गया 7 -2 के Yes sir. +8 -1 के पावर 4 प्लस देगा, Yes और sir. यहाँ पर हो गया 6 -3 के Yes sir. इक्वल टू 0। अब 24 इसी को तो सिंप्लीफाई करना है। अब Yes जैसे sir. 21 है -12 है तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो 2 Yes sir. × 9 लिख देंगे। नहीं, Yes sir. माइनस यहाँ 35 हो गया और Yes, प्लस 10 10 के, 10 Yes के, sir. और फिर हो गया 48 और -24 के। Yes sir. अब 10 के का मतलब समझते हो? Yes sir. 14 -14 के हो जाएगा. 10 के का मतलब 10,000 होता है। दिव्यांश सोच रहा हो क्या 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 बता रहे हैं, मुझे समझ में तो आ नहीं रहा। के मतलब होता है ना 20 के मतलब Yes 20,000, sir. शॉर्ट में लोग आजकल Yes के sir. बोलते हैं। Yes हाँ sir. चलो, तो हम लोग भी यहाँ पर के को थोड़ा देख लेते हैं। 10 के -24 के -14 के, Yes sir. चलिए हो गया। और तो कहीं के वगैरह है ना, तो 14 के को उधर कर लीजिए। तो यहाँ पर 35 है और 48 है तो 13 हो जाएगा क्या? यहाँ पर 13 और ये 18 है तो 31 हो जाएगा लगता है, Yes sir. = 14 के। Yes देन sir. के = दिव्यांश खुश 31. हुआ कि नहीं? Yes sir. हाँ, दिव्यांश खुश हो गया, सोच रहा है कि मैंने तो आज बाजी मार ली। चलो No sir. चलो ठीक है, अच्छा। फिर एक के आने वाला है, हो गया? Yes. कहीं वो कैलकुलेशन एरर हो गया। हाँ Yes. मतलब डिटर्मिनेंट तो क्लियर है ना, समझ में आ गया ना कि Yes. डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं। चलिए हो गया। Yes sir. अब चलो एक और बात बताइए, तो जब इतना हम लोग कर ही रहे हैं तो यह तो 7th 8 क्लास से स्टार्ट हो जाता है कि 2x - y + 3 = 0 एंड x + y छोटा कर देते, इजी कर देते, +5 = 5 भी नहीं लिखा था, 6 लिख लो, 6 = 0। इसको सॉल्व करना है, मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है, तो निकल ही So जाएगा। x is equal to -3. हाँ दोनों को ऐड कर लो ना, तो y कैंसिल हो गया ऐसे ही, और 3x = कितना हो गया? 9. 3 -9, -9. Yes, sir. -9, तो x = -3, x की वैल्यू -3 डाल देंगे तो y लगता है 3 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, y -3 ही रह जाएगा, Yes, sir. Right. मान लो -3 -3, हाँ ठीक, ठीक है। Yes, तो sir. अगर मैं ऐसे बोलूं कि a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, इसको सॉल्व करना है, तो बता दीजिए जरा सॉल्व करके। इसको कौन से मेथड से सॉल्व की थी आर्या? सर दोनों को ऐड कर दिया था। मतलब एलिमिनेशन मेथड कर सकते कि x को एलिमिनेट कर लिया है ना। चलो Yes. इसको कैसे सॉल्व करें? सर इसमें कोई मेथड नहीं लगेगा. क्यों? सर इसमें सेकंड में x की वैल्यू निकाल सकते हैं। सर नहीं, यहाँ पे एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, जो बस किसी एक से एलिमिनेशन मेथड, किसी एक से y की वैल्यू निकाल के दूसरे में डाल दो, x के टर्म में आ जाएगा, x की सब्स्टिट्यूशन वैल्यू निकल जाएगी, और x की वैल्यू किसी एक में डाल दो तो y की वैल्यू निकल जाएगी। सर लेकिन उसके कोफिशिएंट पता होना चाहिए ना, हमें कोफिशिएंट हाँ? नहीं मालूम. फिर से क्या बोल सर रहे? जैसे सर a1 और a2 नहीं, मैं यह बोला उस कि हिसाब से मल्टीप्लाई करना यहाँ, होगा तो नहीं. फिर से बोलो क्या बोल रहे हैं? सर मैंने कहा कि सर a1 और a2 की वैल्यू तो डिफरेंट होगी ना, तो सर उस हिसाब मैं से. यहाँ थोड़ी कह रहा हूँ कि a1 a2 से कोई वैल्यू लेना है, फर्स्ट इक्वेशन से ही
y वाले को लेफ्ट में रखो, बाकी सबको राइट में कर सकते हो, वहां से y की वैल्यू निकल Yes, sir. जाएगी इन टर्म्स हाँ ऑफ यस x। सर, यस उस यस y की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में इन टर्म्स ऑफ x में डालोगे तो सेकंड इक्वेशन x में ही आ जाएगा टोटली, वहां से x की वैल्यू निकल जाएगी। यस वह सर, वैल्यू तुम फर्स्ट वाले में डाल दो या सेकंड वाले में डाल दो तो y की वैल्यू निकल जाएगी। यस एक यह मेथड है, अगर ऐसे करते हो तो भी चलेगा, लेकिन और भी मेथड है जिसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसी को दूसरे शब्दों में बेवकूफ बनाने के लिए बोला जाएगा क्रेमर्स रूल। इसी को डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व किया गया था, जो जैसे सॉल्व करे वैसे ही सॉल्व करके बताया गया। इसे आगे चल के हम लोग क्रेमर्स रूल बोलेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या है, एक्स वाले के नीचे लिखना है, एक्स वाले को ढक दो और कॉफिशिएंट को तिरछा गुना कर लो, b1c2 माइनस b2c1 जो डिटर्मिनेंट में करते थे, तो यहाँ पर b1c2 माइनस b2c1 हो गया। सेकेंड वाले यहाँ प्लस माइनस अल्टरनेट चलता है, ये जैसे कॉमन रूट वाला 9th-10th में कहीं ना कहीं होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कॉमन होते तो वहां पर कंडीशन निकालते हैं, वो समझ सकते हैं हम लोग। नहीं तो ऐसे ही समझेंगे, यहाँ माइनस हो गया माइनस, तो y वाले को ढक देना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो a1c2 माइनस a2c1, a1c2 माइनस a2c1। अब कांस्टेंट के नीचे लिखना है, कांस्टेंट वाले को ढक दो, तिरछा गुना कर लो, तो यहाँ पर क्या हो गया a1b2 माइनस a2b1। ये बात समझ में आता है या नहीं? ऐसे Yes. जरूर सॉल्व करो। यस सर, अब फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x की वैल्यू नहीं निकल जाएगी, यस सर, और सेकेंड और थर्ड से क्रॉस करके y की वैल्यू ले आएंगे, होगा? यस सर, या मैं करूं यहाँ से, लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, पहले इतना नोट करो, ये इंपॉर्टेंट है, इसी का यूज करने वाले। यह दो लाइंस है, लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है। अगर दो लाइंस है और दोनों नॉन पैरेलल लाइंस है तो इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा, अगर प्लेन में है तो 2D में, तो प्लेन में इंटरसेक्ट करेगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा यहाँ का, वही एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट होगा, एक्स और वाई की वैल्यू वही आंसर हो जाएगा। कोऑर्डिनेट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अब टू लाइंस का है तो बस वही बात है। अगर पैरेलल है तो सॉल्व ही नहीं होगा, नॉन पैरेलल है तो सॉल्व हो जाएगा। हो गया? Yes. एक्स की वैल्यू कितनी आई, Sir, b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1 निकालो यस सर, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट्स। लो मैं लिख देता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट्स, x बाय b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू 1 बाय a1b2 माइनस a2b1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो x की वैल्यू हो गई b1c2 माइनस b2c1 बाय a1b2 माइनस a2b1। ये स्ट्रेट लाइन की ही बात हो रही है, कोई और नहीं। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड पार्ट्स, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट्स वी गेट, चलो सेकेंड और थर्ड पार्ट्स में देखो क्या है, -1 माइनस वाई बाय कितना है a1c2 माइनस a2c1 होगा, देखो अपने कॉपी में यही है, नहीं है तो बोलो, और सही। 1 बाय a1b2 माइनस a2b1 होगा। यस सर, y की वैल्यू माइनस वाला इधर कर दो, माइनस साइन, y इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस a1c2 माइनस a2c1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1 होगा। x और y की वैल्यू अच्छा। ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, और इस तरह से हम लोग निकाल करके बहुत कुछ कर सकते हैं। अब क्या क्या कर सकते हैं जरा वो भी थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर दे, फिर वो सब आएगा क्वेश्चन में। चलो अब ये तो हम लोग जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन एक्स एंड वाई में रहे, जैसे अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो भी तो लीनियर इक्वेशन था, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू, नोट नहीं करना है, लीनियर इक्वेशन एक्स और वाई में होगा तो ये किसका इक्वेशन है, मेरा तेरा छोड़ के, दिव्यांश स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का है ना। और अगर मैं लिख दूं कि y इज इक्वल टू 0, ये किसका इक्वेशन है, हेलो, y is equal to 0, हाँ सर ये लीनियर इक्वेशन है सर। किसका है,
तो किसका है? मेरा या तेरा? नहीं सर, ये किसी इक्वेशन का है। नहीं, नहीं। एक्स एक्सिस का इक्वेशन है, एक्स एक्सिस पर वाई जीरो होता है ना, यस सर। एक्स इज इक्वल टू जीरो किया, ये किसका है? वाई एक्सिस का। है ना, और एक्स इज इक्वल टू टू कर दिया, ये किसका है? सर एक्स 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 स्ट्रेट लाइन समाप्त, थोड़ा एक्स इक्वल टू टू सर किसका? नहीं 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 नहीं, x is equal to 2 is the equation of a straight line parallel to y axis that is perpendicular to x axis. x is equal to not only 2, x is equal to any constant. अगर x equal to 2 है तो इस साइड से जाएगा, ये ओरिजिन है ना, सर। और x equal to -2 होता तो इस साइड जाता, ओके। यस सर। लेकिन यह x is equal to 2 का इक्वेशन है। इस पर कहीं भी इस लाइन पर, ये जो एरो वाला जो लाइन है वर्टिकल वाला, इस पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, एक्स कोऑर्डिनेट तो 2 ही रहेगा, सिर्फ वाई की वैल्यू बदलती जाएगी। एक्स की वैल्यू जैसे यहाँ पर मान लो लेना है तो 2,3 हो सकता है, इसके नीचे आना है तो 2,2 हो सकता है, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, वाई कोऑर्डिनेट ही वैरी करेगा, इस पर मूव करेगा। ठीक है, अच्छा, और अगर मैं लिख दिया कि y इज इक्वल टू -3, ये किसका है? पैरेलल लाइन पासिंग थ्रू, सॉरी पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस। अच्छा ठीक है, मैंने मैंने ये बाबू एक्स एक्सिस और बिलो एक्स एक्सिस, बिलो। बिलो ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि ये सभी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। यस सर। यस सर। चलिए, ये सब तो हम लोग पहले ही क्लास में डिस्कस किए थे, जब एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बना रहे थे, उसके वर्टेक्स निकाल के डायगोनल निकालना था, डायगोनल का इक्वेशन मुझे याद आ रहा है। यस सर। ये था कि x इक्वल टू -2 या -1 ऐसे करके, x इक्वल टू +1, y इक्वल टू -1 लेंथ वाला या 2 लेंथ वाला स्क्वायर बनाए होंगे, शायद मैं पढ़ाया हूँ, मुझे ये जहाँ तक याद है। यस सर। यस सर। तो यह बात तो समझ में आ गई। हेलो, यस x सर। x 0, Yes, sir. y 0, x2, y इक्वल टू -3, ये सब हो गया ना, क्लियर है ना? यस यस सर। यस सर। चलो, अब मान लो कि एक ट्रायंगल है, ऐसे क्या होगा, ऐसे क्या होगा, ऐसे क्या होगा, मतलब एक लाइन है, या इसको मैं लिख लेता हूँ, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है, x -y + 1 इज इक्वल टू 0। इधर मैं लिख देता हूँ कि x + y + 1 इज इक्वल टू 0, चलो इसको भी लिख दिया, और इसको मैं लिख देता हूँ 2x + y + 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यह 3 लाइन्स, तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। हेलो, यस सर। यस सर। अब कहेगा कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस दीज लाइंस x - y, ये तीनों लाइंस से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया क्या होगा। ऐसे एक तो मेथड है जो डिटर्मिनेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो अभी नहीं, आगे पढ़ाएंगे। लेकिन ऐसे अगर मुझे एरिया निकालना हो तो इस लाइन को सॉल्व करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट मालूम हो जाएगा, यस सर। इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो बी का कोऑर्डिनेट मालूम हो जाएगा, और बीसी वाले और एसी वाले को सॉल्व करेंगे तो सी का कोऑर्डिनेट मालूम हो जाएगा, होगा कि नहीं? यस यस सर। सर। और अगर तीनों मैंने ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस मालूम हो जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला हम लोग पिछले क्लास में भी शायद डिस्कस किया, हाफ डिटर्मिनेंट वाला, जो आर्या लिख लिख करके बता रही थी कैसे तिरछा यस सर। लगता है ना? सर अब याद कर लिया है। ठीक है, दिव्यांश भी लिख लिख के बता रहा, यस सर, मेरे को याद नहीं हुआ सर। याद नहीं है ना? अभी भी मेरे को नहीं भी किया? लिख के कहीं वो याद सर, करो, वो याद ही नहीं हो रहा, वो मैं वो याद करने लायक है, सर याद बना नहीं के हो रहा। करता हूँ तो आसानी हो जाती है। सर बस चलो, उसमें x1 लेना होता है, y में जो x की मतलब y2 y3 - y2 ऐसे ही चलता चला। एक तो है कि ट्रायंगल के लिए तो x1 कोई दिक्कत ही y2 नहीं है, हाफ मॉड x2 y। x1 ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y1, साइक्लिक ऑर्डर में चलता है, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, एकदम आसान है। ये तो 9th 10th में 10th क्लास में यस याद सर। कराया जाता है, लोग याद कराते हैं, क्योंकि स्टूडेंट सब हाँ आता है तो सर। बोलता है कि मुझे याद है ये, बाकी जैसे डिटर्मिनेंट वाला नहीं याद रहता, लेकिन ये जरूर याद करता है सब। खैर, तो अब ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस मालूम हो जाएगा तो एरिया तो निकाल लेंगे। हेलो, यस सर। यस सर। चलिए, एक बात तो होगी, यस अब ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस मालूम हो जाते सेंट्रॉइड भी निकाल लेंगे।
Yes, sir. x1 Yes, plus sir. x2 plus x3 y3, Yes, sir. y1 plus y2 plus y3 Yes, y3 होगा ना। Yes, sir. अब ट्रायंगल के तीनों Yes, वर्टिसेस sir. मालूम हो जाए तो इस वर्टिसेस की सहायता से ट्रायंगल के साइड का लेंथ भी निकाल सकते हैं ना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके ए भी निकाल लेंगे, बीसी निकाल लेंगे, एसी निकाल लेंगे। क्या Yes, sir. ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस ए का कोऑर्डिनेट सॉल्व कर करके निकाल लिए, बी का कोऑर्डिनेट निकाल लिए और सी Yes, का भी कोऑर्डिनेट निकाल लिए, तो ए बी का लेंथ, बीसी का लेंथ, एसी का लेंथ नहीं मालूम होगा। मालूम होगा sir. सर। हो जाएगा. हाँ, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे यह भी पता चल जाएगा ट्रायंगल किस टाइप का है, इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, स्केलिन है, या राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या, पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यस सर। कोई भी दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाए। एक बात यह कर ली। अब इससे यह भी, अगर ट्रायंगल के तीनों साइड्स मालूम हो जाए, मान लीजिए कि ट्रायंगल एबीसी है और तीनों साइड्स का लेंथ मालूम है और यहाँ का कोऑर्डिनेट मालूम है, वर्टिसेस x1 y1 b x2 y2, देखो क्या क्या मिक्स हो रहा है। तो देखो इस बार जो जे में एडवांस में जो क्वेश्चन पूछा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, तीनों मिक्स करके क्वेश्चन दिया। अब एक अगर किसी का छूट गया तो तीसरा का मैंने, बाकी तो बनी एक ही क्वेश्चन में सब मिक्स कर दिया, खिचड़ी बना दिया पूरा। तो जब तक नहीं जानकारी हो मिक्स वाला तो दिक्कत हो जाएगी। स्ट्रेट क्वेश्चन खासकर कोऑर्डिनेट में तो आता ही है, लेकिन कोऑर्डिनेट में सर्कल लिया है, फिर एपीजीपी ले लिया है, फिर और शायद ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट tan इनवर्स वगैरह कुछ यूज किया है, तब बनाया कुछ। कल था ना एडवांस। तो चलिए अब यहाँ पर Yes, sir. इसका लेंथ मान लीजिए कि यह ट्रायंगल के वर्टेक्स जो होता है उसके सामने वाले साइड को स्मॉल ए, मतलब ए, यहाँ पर बी और सी से ऐसे डिनोट करते हैं। यहाँ बी है तो बी, एंगल ए है तो ए, और एंगल सी है तो स्मॉल सी। ठीक है, Yes, ऐसे। तो जब ऐसा डिनोट करते हैं तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट भी बताए थे कि ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई ए प्लस बी प्लस सी, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाई ए प्लस बी प्लस सी होता है, बताए थे। इन सेंटर का कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जरूर लिखे होंगे। इन सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये सारे सेंटर डिस्कस किए होंगे नहीं? हेलो, दोनों गायब है, दोनों का नेटवर्क फेल है या मेरा फेल? सर आवाज ब्लर हो जा रही है yes, आपकी। sir. मेरा आवाज Sir, फिर गड़बड़ शायद हो गया। आपका खराब. यस सर, बीच में पॉज हो गया था। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे इन सेंटर, तो ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई ए प्लस बी प्लस सी, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाई ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो Yes, उसके लिए भी तो हमें चाहिए वर्टेक्स, तो वो सब निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो yes, वर्टेक्स जैसे बी सी ए सब का कोऑर्डिनेट निकाले तो यही बात है। अब हमको चाहिए क्या, सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट। मान लो ये सारा क्वेश्चन आने वाला है, इसमें स्ट्रेट लाइन में आएगा, इसलिए मैं समझा रहा हूँ सब। अब मान लो कि यहाँ पर सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो अब सरकम सेंटर थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, जो कोऑर्डिनेट में पढ़े थे शुरू में। सरकम सेंटर क्या होता है, तो एक तो बात यह होती है कि वो ऐसा सर्कल, कितना घटिया सर्कल है, चलो, जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करता हो, उस सर्कल को सर्कम सर्कल और सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल कहा जाता है, और उसके सेंटर को सर्कम सेंटर कहा जाता है, उसके रेडियस को सर्कम रेडियस कहा जाता है, और उसके सेंटर को प्राय ओ से डिनोट करते हैं, बट ओ इज नॉट ऑरिजिन हियर। So OA in this case, OA is equal to OB is equal to OC। यह भी लिखे होंगे कभी, ऐसा लिखे थे क्या? कोऑर्डिनेट में पढ़ाया हो ना ठीक से, ये सब मैं छोड़ता नहीं। यस सर, ये पढ़ाया था आपने। yes, याद sir. ये सब छूट जाएगा तो फिर आगे तो पूरा स्ट्रेट लाइन आगे वो बहुत कुछ आने वाला है, सब गड़बड़ हो जाएगा। सर लिखा है सर, वो बस लिखा है कॉपी में नहीं, दिमाग में लिखा करो। चलो तो यार, चलो ठीक है, रिवाइज में करा देता हूँ, इसकी जरूरत है तभी तो बनाएंगे क्वेश्चन। यस सर। तो अभी यहाँ पर देखो कि अगर मैं ट्रायंगल के तीनों साइड्स को सॉल्व कर लिया, ए बी सी वर्टेक्स निकाल लिया, तो अब यहाँ ओ का कोऑर्डिनेट, ओ ऑरिजिन नहीं है, कुछ भी मान लेंगे अल्फा बीटा या एक्स वाई, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी कर लो एक बार, अल्फा बीटा में एक इक्वेशन आ जाएगा।
ओ ए इज इक्वल टू ओ सी कर लो तो अल्फा बीटा में एक और इक्वेशन आ जाएगा। दोनों को सॉल्व कर लो, अल्फा बीटा जो यहाँ का कोऑर्डिनेट मालूम हो गया तो सर्कमसेंटर मालूम हो जाएगा। बात समझ में आई? हाँ यस सर, सर। बट से बता दीजिए। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी होता है सर्कमसेंटर के लिए। यस सर। तो ओ ए बराबर ओ बी कर लिया, मतलब यहाँ का कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है तो यहाँ का कोऑर्डिनेट मान लो एक्स वाई ही ले लिए सपोज करो। यहाँ का कोऑर्डिनेट 1 2 है, यहाँ का 3 4 है, यहाँ का कुछ 7 8 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, 7 9 है इस तरह से। तो मान लो कि मैं यहाँ 1 2 ले लिया, सपोज करना है। यहाँ पर मैंने 3 4 ले लिया, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 2 और 5, मान लो ऐसा ले लो। तो अब ओ ए बराबर ओ बी करेंगे तो एक्स वाई में एक इक्वेशन आ जाएगा कि नहीं, यस डिस्टेंस सर। फॉर्मूला लगा के। यस सर। उसी तरह से ओ बी इज इक्वल टू ओ सी करेंगे तो एक और इक्वेशन आ जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने से एक्स वाई में। यस सर। यस सर। उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, जो एक्स और वाई की वैल्यू आई तो सर्कमसेंटर हो। यस सर। यस सर। ये पहले मैंने बताया था, इस मेथड से वहां पर भी डिस्टेंस फॉर्मूला से काम किया। लेकिन सर्कमसेंटर का एक और डेफिनेशन होता है, ट्रायंगल के सर्कमसेंटर का एक और डेफिनेशन होता है। क्या होता है वो भी लिखा है हमने, आज लाइन ही टेढ़ा खिंचा रहा। Point of intersection of perpendicular bisectors of sides of a triangle is called circumcenter. Point of intersection of perpendicular bisector, मान लो कि ABC मान लेते हैं इसको, ABC। अब यह है मान लीजिए L, इधर में परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर भी है, मतलब दो बराबर भाग में बांटता है इसको, M कह देता हूँ। और इधर भी अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही आएगा N, यह भी बाइसेक्ट किया। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा फिगर है लेकिन मैं ऐसे समझ रहा हूँ। तो यह भी है बाइसेक्ट किया। तो अब मान लो कि ए और बी का कोऑर्डिनेट मालूम है तो मिड पॉइंट एन नहीं मालूम होगा। यस हो जाएगा। यस सर मालूम है। x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। यस यस सर। सर। बी और सी का कोऑर्डिनेट मालूम है तो मिड पॉइंट एल नहीं मालूम होगा। बताओ सर हो बताओ। जाएगा। चलो, और ए और सी का कोऑर्डिनेट मालूम है तो इसी दोनों से काम चल जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि एम का भी कोऑर्डिनेट चाहिए तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 कर लेंगे तो एम का कोऑर्डिनेट मालूम हो जाएगा। यस सर। अब चलो, एक अब जो हम लोग टू द मैंने जिस पॉइंट पर मुझे आना था, इतना 45 मिनट्स के आसपास लग गया। अब देखो यहाँ पर कि मुझे बीसी का इक्वेशन भी दिया हुआ है और बी और सी का कोऑर्डिनेट भी मालूम है और एल का भी अब संयोग से कोऑर्डिनेट मालूम होगी, क्योंकि एल इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो क्या यस अगर मैं इसको कहूं ओ एल, तो ओ एल का इक्वेशन मालूम हो सकता है? फिर ओ सर्कमसेंटर है, ओरिजिन नहीं है। अगर ओ से एतराज है तो पी मान लेंगे, क्यू मान लेंगे, कुछ भी। ओ एल का इक्वेशन निकल सकता है। यस बी और सी का कोऑर्डिनेट मालूम है और बीसी का इक्वेशन भी मालूम है, एल का भी कोऑर्डिनेट मालूम है। यस सर। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन ax plus by plus c is equal to 0 and passes through the point अल्फा बीटा। तो दिव्यांश देखने लगा था कि किधर है, जरा ढूंढ ले जल्दी से। तो क्या ढूंढा था दिव्यांश? सर नहीं मिला ही नहीं, या याद ही नहीं। मिला। चलो आर्या बताओ इस बार। bx माइनस ay माइनस ब्रैकेट यस सर ब्रैकेट a बीटा ए माइनस बीटा नहीं, बी अल्फा, बी एक्स माइनस b ए वाई, अल्फा। उसी में तो डालना है अल्फा बीटा। यस बी सर b अल्फा अल्फा माइनस ए बीटा माइनस a बीटा। यस सर। इक्वल टू 0। तो यस ऐसा अगर करते हैं तो ओ एल का इक्वेशन मालूम है, और उसी तरह से ओ एम का भी इक्वेशन निकल जाएगा क्योंकि ये भी तो परपेंडिकुलर है। यस सर। और इन दोनों इक्वेशन को जो सॉल्व करेंगे ओ एल और ओ एम को, तो यहाँ ओ का कोऑर्डिनेट मालूम होगा। यही मेरा सर्कमसेंटर होता है। ओके सर। इतना कहानी बोल दिया और लगता है समझ में आया नहीं होगा, मुझे लगता है। सर तो आ गया। चलिए आ गया। तो चलो इसी यस बात पर इस क्वेश्चन को ले लेते हैं, या ठीक है? यस हाँ, तो लिखते हैं कि फाइंड द सर्कमसेंटर of the triangle formed by the lines, लिखो, find the दिव्यांश, हेलो। यस सर मेरे यहाँ एक्चुअली अभी यस यस एम आई ऑडिबल? हाँ, इस ऑडिबल।
तो मैं यह बोल रहा था कि अभी मैं बोला कि फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय द लाइंस। पहला लाइन कौन ले ले, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जो भी ले ले, yes sir. ठीक है। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। Okay. अब दो दो लाइंस को सॉल्व करके ए बी सी का पहले कोऑर्डिनेट लाओ और तब इस फिगर में आ जाओ जो यहाँ पर बना हुआ है, Okay, sir. और इसका कंसेप्ट यूज करके सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाल। सर वो उस सर ये एबीसी वाले सर में निकालना है ना सर, इन दोनों का कोऑर्डिनेट जिस हाँ, पर सर ए आप बी पॉइंट कर और रहे हैं सी का कोऑर्डिनेट निकालना है। सर। इसमें सर एक्स जो की वैल्यू एक माइन मिनट, जो यह इस कलर से जो टिक है पहले इसमें अच्छा तीनों वर्टेक्स को निकालना है। वो वही तीनों वर्टेक्स मान लेना है कि इस ट्रायंगल का वही है, सेम ट्रायंगल मैंने बना दिया। तो वर्टेक्स थोड़ा सा हौच पौच ज्यादा हो जाएगा, इसलिए वहीं से कर सकते हो। ऐसा फिगर बनाना है और इसमें ए बी सी का जो कोऑर्डिनेट मालूम हो जाएगा तो फिर ए मिड पॉइंट कौन सा है, एल है, एम है और एक वह निकालना है। और फिर Okay, परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना है उससे। कोई भी दो लाइंस का ओ एल और ओ एम का या ओ एल और ओ एन का निकाल लेंगे और उन दोनों को सॉल्व करेंगे। एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वो मेरा यहाँ का वो मतलब सरकम सेंटर होगा। ओके सर दिस समझ इज कॉल्ड सरकम सेंटर। ओके सर। या 1 है या 2 है और या 3 है, ठीक सर है। जो सेकेंड इक्वेशन है उससे सर एक्स को मैंने ले लिया y माइनस 1, एक्स एक्स इज को इक्वल वाई टू माइनस 1 ले लिया तो यही तो, हाँ ठीक है चलो। या तो वाई को सर भी ले सकते थे, एक्स प्लस 1, हाँ क्या है? तो ठीक सर है अच्छा। इस वैल्यू को सर मैंने ऊपर रखा तो सर y की वैल्यू किधर 0 आ रखा, रहा है किधर? सर। ऐसा थर्ड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में रखा तो वो सी का कोऑर्डिनेट देगा। एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू अब थर्ड इक्वेशन में वो सेकंड और थर्ड को सॉल्व करोगे तो यहाँ का कोऑर्डिनेट आएगा यस सर सी का। अगर सेकंड और फर्स्ट को सॉल्व करोगे तो बी का कोऑर्डिनेट आएगा। अगर फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करोगे तो ए का कोऑर्डिनेट आएगा। यह बात है, तो कहीं का कोऑर्डिनेट कहीं डाल दोगे तो गलत हो जाएगा। अब मान लो ओके कि यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाले वो उस एक्स की वैल्यू इसमें डाल दो तो गलत है। तो ये एक आधा इधर का निकला आधा इधर का निकला, वो भी गलत होगा। ओके सर समझ Sir, alpha is equal to -3/4 and beta is equal to -11/12. अच्छा तो आपने क्या किया बताइए? किसका इसमें, इस फिगर में देखो नीचे वाला जो फिगर है इसमें Yes. किसका है इक्वेशन निकालिए। ओ एल Sir, ओ एम OL, और ओ एन में से किस दो का निकाले? sir, OL and OM. ओ एल और ओ एन। OM. ओ एम, अच्छा महाराष्ट्र वाला, ठीक है। Yes, sir. हाँ ठीक है, तो ओ एल और ओ एम आपने निकाला। तो अब क्या करो कि ओ एन भी निकालो, मिड पॉइंट तो मालूम है ना इसका। Yes, sir. और ओ एन निकाल करके और ओ का जो कोऑर्डिनेट है वो उसमें डालो। अगर सेटिस्फाई कर गया ओ एन वाले इक्वेशन को Okay, sir. तो समझ लो कि सही है आंसर। नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो मतलब तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है, इतना मेहनत करने पड़ गई। Okay. ये इक्वेशन नहीं निकाल रही हो मान लो आर्या, Yes. तो ओ एन का स्लोप निकाल लो और ए बी का स्लोप निकाल लो। ए बी का स्लोप तो यहाँ से क्या है -2 है इस लाइन से। Yes, sir. तो ए बी के स्लोप और ओ एन के स्लोप को दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो -1 आ गया तो सही, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना ये। Yes, sir. वैसे भी आ सकता है, वैसे भी चेक कर सकते हैं। गया। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तो आगे बढ़ेंगे। अभी कुछ और इसमें पढ़ाना है स्ट्रेट लाइन में, ऐसे फिनिशिंग पॉइंट पे है लेकिन कुछ और पढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, Okay. Yes. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.